नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं कृतिका और देश का सबसे भरोसेमंद चैनल डीडी न्यूज पर लेकर हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा शो खबरों का सरपंच न्यूज पंच। और इस कार्यक्रम के जरिए हम आप तक हर रोज वो तमाम खबरें पहुंचाते हैं जिन पर रहती है हम सभी की नजर। लेकिन न्यूज पंच में सिर्फ खबर नहीं होती, बल्कि होती है हर खबर की पूरी पड़ताल। तथ्यों और आंकड़ों के जरिए आपको समझाते खबर का हर एक बिंदु, साथ ही ग्राउंड जीरो पर मौजूद अपनी टीम से जानते हैं एक एक अपडेट। और आज न्यूज पंच के जरिए जिन प्रमुख खबरों की करेंगे हम विस्तार से बात करेंगे, पड़ताल, जानेंगे एक एक अपडेट अपने संवाददाता से। सबसे पहले उन प्रमुख खबरों का सीधा करते हैं रुख। तो उसमें सबसे पहली और प्रमुख खबर पर हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल की, जहां फिल्मी पर्दे पर अब ममता सरकार की तरफ से राजनीति देखने को मिल रही है। दरअसल हाल ही में एक ऐसा फैसला दिया गया है ममता सरकार की तरफ से, जिसको लेकर ये अंदेशा जताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल में भाषा विवाद पैदा हो सकता है, क्योंकि इससे पहले और भी कई सारे राज्यों में भाषा विवाद पहले से ही चल रहा है। आखिर कौन कौन से वो राज्य हैं और ममता सरकार की तरफ से क्या नोटिफिकेशन ये जारी किया गया है जो भाषा विवाद को जन्म दे रहा है पश्चिम बंगाल के अंदर, बताएंगे विस्तार से आपको इस खबर के बारे में। लेकिन इसके साथ ही जो दूसरी प्रमुख खबर है वो है अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी हुई, जहां ट्रंप ने पुतिन को अल्टीमेटम दे दिया है। और ये अगर सीधे तौर पर हम देखें तो अहम बैठक होने वाली है, लेकिन उस अहम बैठक से पहले ये अल्टीमेटम पुतिन को दिया गया। और साथ ही दूसरी तरफ अगर हम देखें तो यूक्रेन की तरफ से भी कुछ शर्तें रख दी गई हैं युद्ध विराम को लेकर के। आखिर क्या ये शर्तें रखी गई हैं, बताएंगे इस खबर के बारे में भी विस्तार से आपको, साथ ही इस बैठक में क्या कुछ होने की संभावना है। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं न्यूज पंच की आज की प्रमुख खबर के साथ। सबसे पहले बात करते हैं एक ऐसी खबर की जो देश भर में भाषा विवाद और राजनीतिक चर्चा का कारण बन सकती है। पश्चिम बंगाल की ममता सरकार ने निर्णय लिया है कि राज्य के सभी सिनेमाघरों में रोजाना एक बांग्ला फिल्म का प्रदर्शन अनिवार्य होगा। ममता सरकार का कहना है कि ये कदम राज्य की बांग्ला भाषा को सशक्त करने और भाषाई विविधता को प्रोत्साहित करने के लिए उठाया गया है। ममता सरकार का यह निर्णय देश के अन्य हिस्सों में भाषाई विविधता के मुद्दे को लेकर छिड़ी बहस के बीच आया। और इससे पहले हमने देखा है कि कर्नाटक, तमिलनाडु और अन्य कई राज्यों में भी अपनी अपनी भाषाओं को लेकर विवाद हो चुके हैं। और अब इस फैसले ने एक नई बहस को जन्म दिया है। कुछ लोग इसे सांस्कृतिक संप्रभुता का सीधे तौर पर सवाल मान रहे हैं, तो वहीं आलोचक इसे राजनीतिक एजेंडे के रूप में भी देख रहे हैं। अब ऐसे में देखना यह होगा कि आखिर ये फैसला पश्चिम बंगाल के सिनेमा जगत और भाषाई राजनीति पर किस प्रकार का असर डालता है। करेंगे चर्चा इस फैसले को लेकर। उससे पहले आपको दिखाते हैं भाषा विवाद के बीच ममता सरकार का बड़ा फैसला। तो भाषा विवाद के बीच ममता सरकार की तरफ से यह बड़ा फैसला दिया गया है, जहां बंगाल के सिनेमा घरों के मालिकों को सीधे तौर पर यह आदेश दिया गया है और कहा गया है कि रोज एक बांग्ला फिल्म दिखाना अनिवार्य है। आपको, अगर आप सिनेमा घर चला रहे हैं तो आपको हर रोज एक बांग्ला फिल्म दिखानी होगी, और वो भी प्राइम टाइम पे, यानी प्राइम टाइम में ये फिल्म दिखाई जाने के अनिवार्य किया गया है। और प्राइम टाइम आपको बता दें दोपहर 3 बजे से लेकर रात 9 बजे तक का ये प्राइम टाइम, और इस बीच आपको एक बांग्ला फिल्म दिखानी ही होगी। जितने भी सिनेमा घरों के मालिक हैं उनको ये आदेश दिया गया। दरअसल बंगाल फिल्म अधिनियम 1954 के अनुसार ये निर्देश इस वक्त पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से जारी किए गए हैं। और इसके साथ ही ये भी कहा गया है कि अगर नियम का पालन नहीं किया गया तो कार्रवाई की जाएगी आपके ऊपर। इसके साथ ही आखिर ये जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसमें क्या कुछ कहा गया है वो आपको बताते हैं। ये जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है इसमें सीधे तौर पर लिखा है कि बंगाली फिल्मों पर ये नोटिफिकेशन, जिसमें इस राज्य में स्थित प्रत्येक सिनेमा हॉल और प्रत्येक मल्टीप्लेक्स के सभी स्क्रीन, प्रत्येक स्क्रीन में बंगाली फिल्मों के 365 प्राइम टाइम शो स्क्रीनिंग पूरे वर्ष अनिवार्य रूप में आयोजित किए जाएंगे, जिसमें साल के वर्ष के सभी 365 दिनों के लिए प्रतिदिन कम से कम एक बंगाली शो होगा। स्पष्टीकरण भी दिया गया इसमें। प्राइम टाइम शो का अर्थ दोपहर 3 बजे से रात 9 बजे के बीच आयोजित होने वाले शो होंगे। तो ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। लेकिन इसके साथ ही नोटिफिकेशन तो जारी कर दिया गया, लेकिन इस नोटिफिकेशन के जारी होने के बाद में कई सारी चुनौतियां भी इस वक्त बंगाल सरकार के सामने है, क्योंकि आदेशों का पालन करने में चुनौतियां हैं। क्या बंगाली भाषा में बनी हुई फिल्मों की संख्या पर्याप्त है जो हर मल्टीप्लेक्स में वो चल सके, संख्या पूरी हो सके? सिनेमा घरों तक क्या थिएटर प्रेमी पहुंचेंगे, क्योंकि जो लोकल फिल्में हैं उन्हें देखने के लिए वो थिएटर पहुंचेंगे, या पहुंचेंगे तो कितने दिन तक वो संख्या बनी रहेगी? और आखिर इसके साथ ही
इन फिल्मों की आखिर क्वालिटी और कंटेंट कैसा है, क्या वो थिएटर पर जाने लायक है, ये भी अपने आप में कहीं एक चुनौती है। थिएटर मालिकों को इससे कहीं ना कहीं नुकसान हो सकता है, क्योंकि जब ये फिल्में लगाई जाएंगी और अगर आम दर्शक उसे देखने नहीं पहुंचते हैं तो सीधे तौर पर सिनेमाघरों के जो मालिक हैं उनको नुकसान होगा। इसके साथ ही एक बात और है कि ये जो आदेश दिया गया उससे कहीं ना कहीं भाषा विवाद को भी बढ़ावा मिल सकता है। लेकिन इसके साथ ही जो वहां के मंत्री हैं पश्चिम बंगाल के, अरूप बिस्वास, उन्होंने भी इस पर एक कमेंट किया है और उन्होंने इस फैसले के समर्थन में वो नजर आए। उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि 2 बैठकों के बाद में लिए गए इस फैसले का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि बंगाली फिल्में साल भर दिखाई जाएं। ये बहुत खुशी की खबर है। हमारी मुख्यमंत्री, जिन्हें संस्कृति से प्यार है, उन्होंने बंगाली भाषा और फिल्म इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए ये निर्देश दिया है। पहले प्राइम टाइम दोपहर 12 बजे से रात 9 बजे तक होता था, इसलिए ज्यादातर स्क्रीन पर बंगाली फिल्में दोपहर 12 बजे ही दिखाई जाती थी। अब हमने प्राइम टाइम स्लॉट बदलकर दोपहर 3 बजे से रात 9 बजे तक कर दिया है। तो ये बात कही गई है अरूप बिस्वास की तरफ से। लेकिन और इसी पर ताजा अपडेट ले लेते हैं। हमारे साथ में हमारे सहयोगी प्रसन्नजीत बख्शी इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। प्रसन्नजीत, देखिए कई बार क्या होता है कि बिना सोचे समझे सिर्फ नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाता है और इस बार भी कुछ कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है। जहां एक तरफ कई राज्यों में भाषा विवाद पहले से ही चल रहा है, वहां पश्चिम बंगाल में भी भाषा विवाद को कहीं ना कहीं तूल दिया जा रहा है और इसलिए जो बड़ा फैसला ममता सरकार ने लिया है, बिना कुछ सोचे समझे और बिना इन चुनौतियों का ध्यान रखे हुए ये फैसला, ये निर्देश जारी किए गए। प्रसन्नजीत, देखिए कृतिका, बिजनेस में डिमांड और सप्लाई ये नॉर्मल एक सोच है कि अगर डिमांड है तो सप्लाई ठीक रखना जरूरी है और अगर सप्लाई है तो डिमांड उस तरह की है कि नहीं, ये सोचना काफी जरूरी है। आपको एक आंकड़े बता देते हैं कि पूरे पश्चिम बंगाल में सिर्फ 200 स्क्रीन है। मल्टीप्लेक्स और सिंगल स्क्रीन मिलकर 200 स्क्रीन है जी। मल्टीप्लेक्स का स्क्रीन है सिर्फ 70 से 75। ये आपको दिखाता है कि बंगाल में सिनेमा इंडस्ट्री का हाल क्या है। ये कोई खुशी का बात नहीं है, ये हम जैसे बंगालियों का ये गम की बात है, दुखद बात है। लेकिन उसमें इस तरह से बिजनेस के ऊपर दबाव डाल के संस्कृति फिर से उसको पुनरुज्जीवित करना ये संभव नहीं है जब तक इस बंगाली फिल्म में इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो, यहाँ पे कंटेंट अच्छी तरीके से बने, परिवार के साथ लोगों ने जाकर देखे। मैं जब ये 200 संख्या के बारे में बता रहा हूं, तब महाराष्ट्र या कर्नाटक या तमिलनाडु जैसे जगह पर स्क्रीन का संख्या करीब 1000 से 1500 और वहां पे यहाँ पे सिर्फ 200। तो इसमें पश्चिम बंगाल में चीफ मिनिस्टर को बंगाली अस्मिता जगाने की पहले सोचना चाहिए कि उस सब प्रदेश में अगर 1000-1500 स्क्रीन है तो उनकी प्रदेश में सिर्फ 200 स्क्रीन क्यों है जी। है जो आने वाले चुनाव में बंगाली अस्मिता को इस्तेमाल करते हुए ममता बनर्जी चुनाव पार करने की कोशिश में है। मेरे लिए ये जो फैसला, ये जो घोषणा, ये इसी राजनीति की एक हिस्सा है। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 1 हफ्ते के बाद इन्होंने बताया कि 3 महीने बाद इसका रिव्यू किया जाएगा। लेकिन कुछ ही देर में ये जो मल्टीप्लेक्स की नेटवर्क है पूरे देश में, इनका मालिक, इन लोगों की मालिक की तरफ से किसी ना किसी तरह ये उठाया जाएगा कि उनका हॉल खाली जा रहा है और उनका बिजनेस ठप पड़ रहा है। तो ये इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन ये जो फैसला है ये पूरी तरह से राजनीति है और इससे बंगाली संस्कृति और बंगाली भाषा की कुछ फायदा नहीं होने वाला है। उनके लिए कुछ अलग करना चाहिए जो ये राजनीति के कारण कर नहीं पा रही है। कृतिका जी, प्रसन्नजीत, यानी कि ये माना जाए कि इस फैसले के जरिए लोगों को साधने की कोशिश करें और अपना राजनीतिक एजेंडा चला रही है इस वक्त ममता सरकार। बिल्कुल, देखिए मैं बता रहा हूं कि पूरे जो बंगाल इंडस्ट्री एक समय पे पूरे देश को राज करता था, फिल्म इंडस्ट्री, आप जानते हैं कि बिमल राय से लेकर बाकी बुद्धदेव दासगुप्ता तक, इन्होंने बीच में सत्यजीत राय है, बीच में ऋतिक घटक है, बीच में बाकी सारे लोग हैं, तपन सिन्हा है, तरुण मजूमदार है और बंगाली जो मुंबई में काम करते थे ऋषिकेश मुखर्जी है, शक्ति सामंत है, ये सारे लोग एक गोल्डन एरा में बंगाली फिल्म को एक जगह पर ले गए थे। और आर्टिस्ट के हिसाब से आप नाम सुनेंगे, अभी भी हमारे जो नेक्स्ट जनरेशन वो उत्तम कुमार के नाम पर मरते हैं, वो सुचित्रा सेन, सुप्रिया देवी के नाम पर मरते हैं। तब जब फिल्म बनते थे, फिल्म परिवार के साथ लोग सिंगल स्क्रीन में जाकर देखना, ये उनके लिए एक पूरे महीने के एक बजट रहा करता था।
आजकल परिवार में बंगला सिनेमा देखने के लिए कोई बजट नहीं है, तो इस तरह से जबरदस्ती अगर ऊपर से कोई थोपा जाए तो ये राजनीति के अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। ये दिखाना कि देखिए हम बांग्ला भाषा के लिए और बांग्ला संस्कृति के लिए कितना काम कर रहा है, और वहां पे आइनॉक्स और पीवीआर जैसे मल्टीप्लेक्स की चेन में लोग मच्छर मारेंगे। इसके साथ ही प्रसन्नजीत, क्या आपकी किसी भी सिनेमा घर के मालिक से किसी प्रकार की बात हुई है? उनकी इस फैसले के बाद में कोई प्रतिक्रिया अभी तक सामने आई है इस फैसले को लेकर? बिल्कुल हमने बात की है, और खासतौर से जो सिंगल स्क्रीन है वो तो रोने लगे हैं अभी कि देखिए हमारे वैसे ही सिंगल स्क्रीन है, किसी तरह से हम बचा के रखने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर एक 100 करोड़ की किसी साउथ की फिल्म डब होके या किसी हिंदी फिल्म आ जाए या किसी अंग्रेजी फिल्म आ जाए, तो हम प्राइम टाइम में ये सब छोड़ के 1 करोड़ रुपया की बजट का एक बांग्ला सिनेमा, मैं बजट को इस तरह से इसीलिए बता रहा हूं कि मैं क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज यहीं पे हो जाता है, कंटेंट कॉम्प्रोमाइज यहीं पे हो जाता है, कम से कम एंटरटेनमेंट की जगह से, चाहे वो जितना अनरियलिस्टिक हो जो भी हो, लेकिन एंटरटेनमेंट की जगह से जब आप फिल्म में आजकल के दिन में पूंजी निवेश करेंगे तो उसमें VFX अच्छा होगा, उसमें अच्छे अच्छे जो फिल्म सितारे हैं वो होंगे, उसमें जो बैकग्राउंड म्यूजिक है वो होंगे, तो लोग वो देखने के लिए खर्चा करके, एक आइनॉक्स में जाना मतलब आपका 1000 रुपया खर्चा है, तो 1000 रुपया खर्चा करके लोग मनोरंजन के लिए जाते हैं, ना कि बांग्ला को बचाने के लिए, राजनीति में शामिल होने के लिए। तो इसीलिए लोग, जो हॉल के मालिक है और नेटवर्क की मालिक है, सब रोने लगे हैं, और मेरे ख्याल से अगले 1 हफ्ता 10 दिन में ये जो स्थिति है, ये स्थिति सबके सामने आ जाएगा। कृतिका जी, इसके साथ ही प्रसन्नजीत, एक छोटा सा सवाल और है आपसे कि लोगों की तरफ से भी अलग अलग प्रतिक्रिया जरूर सामने आ रही होगी, और क्या वाकई ये सही बात है कि संस्कृति को बचाने के लिए मनोरंजन क्षेत्र पर इस तरीके का दबाव डाला जाए? क्या संस्कृति को बचाने के लिए, भाषा को बचाने के लिए और कोई विकल्प नहीं है सरकार के पास में? नहीं, देखिए ये सरकार, लोगों के पास या समाज के पास विकल्प को कई सारे हैं, लेकिन राजनीति की तख्त पर जो लोग बैठे हुए हैं उनको अगर लगे कि हम जो समझते हैं वही सच है, बाकी लोग बेवकूफ है, तो ये तो कुछ नहीं कर सकते ना आप इसमें। तो मुश्किल इसी बात की है, अच्छा कंटेंट बनाए और लोगों को आकर्षित करे कंटेंट की तरफ, तो लोग वैसे ही जाएंगे। तब किसी तरह सा कानून नहीं करना पड़ेगा, दबाव नहीं डालना पड़ेगा। तो ये जो टकराव है, ये टकराव सिर्फ राजनीति का है, और मेरे ख्याल से चुनाव हो जाने के बाद सब लोग भूल जाएंगे कि किसी दिन पश्चिम बंगाल सरकार ने इसी तरह की कोई नोटिस या रूल निकाले थे कि प्राइम टाइम में बांग्ला सिनेमा, सब कुछ नॉर्मल, अपने जो हॉल मालिक है वो अपना बिजनेस करेंगे, और अगर ये चुनाव जीत जाती है ममता बनर्जी तो वो भी भूल जाएंगे, और अगर हार जाए तो अलग बात है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रसन्नजीत, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। इस खबर पर आप अपनी नजर लगातार बनाए रखिएगा। तो फिलहाल ये निर्देश तो दे दिया गया है, ये सीधे तौर पर नोटिफिकेशन तो जारी कर दिया गया है, लेकिन इसका असर भी बहुत जल्द हम सभी के सामने होगा। और जैसा हमारे सहयोगी प्रसन्नजीत ने बताया कि हफ्ते भर के अंदर रिजल्ट भी आ जाएगा, और किस तरीके से विरोध होगा इस पर नजर हमारी लगातार बनी हुई है। लेकिन इसी बीच रुकेंगे न्यूज पंच में एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। क्या हुआ? अभी से इतना खर्चा करोगे तो मेरी पढ़ाई का क्या करोगे? तुमने पहले ही लाइफ इंश्योरेंस का चाइल्ड प्लान सोच रखा है, इसकी वजह। सपनों को रखो सुरक्षित चाइल्ड प्लान के साथ, सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी एआई से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाओ, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ, फ्यूचर सेट है। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। अब रुक करते हैं हमारी अगली महत्वपूर्ण खबर अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी, जहां अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से दुनिया की राजनीति में हलचल मचा दी है। यूक्रेन रूस युद्ध को लेकर ट्रंप ने पुतिन को सख्त चेतावनी दी है।
कि अगर युद्ध रुका तो रूस को इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे अगर युद्ध नहीं रुकता है तो। लेकिन इसके साथ ही ये बयान भी उस वक्त आया है जब कुछ ही घंटों बाद ट्रंप की पुतिन से एक संभावित वर्चुअल मीटिंग होनी है। जानकारी ये भी मिली है कि ट्रंप ने यूरोप के कई नेताओं से बातचीत की है और सभी से एकजुट होकर रूस पर दबाव बनाने की अपील की है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि रूस युद्ध विराम का इस्तेमाल रणनीतिक धोखे के तौर पर भी कर सकता है, जिससे यूक्रेन को भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है। अब ट्रंप के इस बयान के कुछ ही देर बाद यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की का भी बयान सामने आया और जेलेंस्की ने साफ शब्दों में कहा कि युद्ध विराम तभी संभव है जब रूस इन 5 शर्तों को मानेगा। आखिर यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने कौन सी वो 5 शर्तें युद्ध विराम के लिए रखी हैं, बताएंगे आपको, साथ ही करेंगे चर्चा अपने संवाददाता से। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं ट्रंप की पुतिन को चेतावनी, अलास्का बैठक से पहले बड़ा बयान। तो ट्रंप की तरफ से ये चेतावनी दी गई है और अलास्का बैठक से पहले ये बड़ा बयान जहां कहा गया है कि अगर ये बात नहीं बनी तो इसके गंभीर परिणाम आपको भुगतने होंगे। युद्ध नहीं रोकने पर पुतिन को इसकी कीमत चुकानी होगी, ये चेतावनी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दी गई है। जंग न थमने पर कड़े परिणाम के लिए भी पुतिन तैयार रहे और इसके साथ ही उन्होंने बोला कि आपको बता दें कि 15 अगस्त को ट्रंप और पुतिन के बीच ये शिखर वार्ता होनी है। लेकिन इसके साथ ही जहां ये वार्ता होनी है उससे पहले इस तरीके की चेतावनी जारी की गई है, इसका भी एक अलग असर इस पर पड़ता हुआ नजर आएगा। आखिर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से पुतिन को लेकर और क्या कुछ कहा गया है, एक बार वो आपको सुनाते हैं। I would say the second meeting, if the first one goes okay, we'll have a quick second one. I would like to do it almost immediately, and we'll have a quick second meeting between President Putin and President Zelensky and myself if they'd like to have me there. Will Russia face any consequences if Vladimir Putin does not agree to stop the war after your meeting on Friday? Yes, they will. What will the consequences there will be be? consequences. Sanctions, tariffs? There will be, I don't have to say, there will be very severe consequences. तो सीधे तौर पर कल ये अहम बैठक, लेकिन उससे पहले ये चेतावनी भी इस वक्त दी गई है कि अगर आप नहीं मानते हैं, कोई बातचीत अगर नहीं बन पाती है, सफल बातचीत नहीं होती है, तो इसके गंभीर परिणाम जो है वो रूस को भुगतने होंगे। लेकिन इसके साथ ही जब ये तमाम चीजें सामने आई तो इसी बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की तरफ से भी 5 शर्तें सामने आ चुकी हैं। ये 5 शर्तें आखिर कौन कौन सी, एक नजर उस पर डालते हैं। ये 5 शर्तें आपको बता दें, जिसमें पहली शर्त है यूक्रेन की तरफ से कि रूस को कोई जमीन नहीं और कब्जे की जो मान्यता है उसे भी अस्वीकार किया जाए, ये पहली शर्त। उसके बाद में दूसरी शर्त रखी जाती है कि यूक्रेन को मजबूत सुरक्षा गारंटी दी जाए। तो यूक्रेन ने अपनी सुरक्षा को लेकर गारंटी की मांग की है इस दूसरी शर्त में। तीसरी शर्त में कि अटलांटिक पार वार्ता में यूक्रेन की भी भागीदारी हो, ये बात भी मानी जाए, ये भी एक शर्त के तौर पर रखा है। चौथी शर्त है समझौते में यूक्रेनी जनता की भी भागीदारी होनी चाहिए, ये चौथी शर्त यूक्रेन की तरफ से रखी गई। और 5वीं और अंतिम शर्त है कि रूस पर दबाव बढ़ाने के लिए यूएस और ईयू सक्रिय हो, यानी कि रूस पर दबाव ये किस तरीके से बनाया जाए उसके लिए यूएस और ईयू जो है वो सक्रिय हो जाए, यूरोपीय संघ सक्रिय हो। तो ये तमाम 5 शर्तें इस वक्त यूक्रेन की तरफ से रखी गई हैं। लेकिन इसके साथ ही जो कल ये अहम बैठक होनी है, अगर ये अहम बैठक विफल होती है तो उसका नतीजा क्या होगा, उसका अंजाम क्या होगा, वो आपको बताते हैं कि रूस यूक्रेन युद्ध और ज्यादा तेज होने की आशंका है अगर ये बैठक विफल रही, इससे कुछ हल नहीं निकला तो। पूर्वी यूरोप में सैन्य उपस्थिति और ज्यादा आगे आने वाले समय में मजबूत होती हुई नजर आएगी। इसके साथ ही तेल गैस आपूर्ति बाधित हो जाएगी, कीमतें वो एकदम से बहुत ज्यादा बढ़ेंगी, आसमान छूने लगेंगी। शेयर मार्केट, निवेश और अर्थव्यवस्था पर इसका सीधा असर पड़ेगा। इसके साथ ही नाटो और रूस भी अब इसके बाद में आमने सामने आ सकते हैं अगर ये जो वार्ता है, ये जो बैठक है, अगर ये नाकाम रहती है, विफल रहती है, इसका कोई हल नहीं निकल पाता या इस युद्ध विराम पर किसी प्रकार की सहमति नहीं बन पाती, तो ये तमाम चीजें, ये तमाम अंजाम इसके हो सकते हैं। लेकिन इसके साथ ही आखिर किसे नुकसान होगा और किसे फायदा होगा, एक नजर उस पर भी डाल लेते हैं। सीधे तौर पर हम देखें तो डोनबास और क्रीमिया पर कब्जे की मान्यता जो है वो रूस की तरफ से चाहता है, रूस इस पर मान्यता, और साथ ही लेकिन यूक्रेन की उत्तरी व पूर्वी इलाकों की जो जमीन है वो कहीं ना कहीं छीन सकती है। तो किसे फायदा होगा, किसे नुकसान होगा, वो आपको एक बताने की कोशिश करें। लेकिन इसके साथ ही
अगर मान्यता मिलती है तो मान्यता मिलने पर रूस को आर्थिक रणनीति की बढ़त भी रूस को मिल जाएगी। फिलहाल हर किसी की नजर इस महत्वपूर्ण बैठक पर है, जब ये कल अहम बैठक होगी। इसी पर ताजा अपडेट लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ में हमारे सहयोगी अक्षय डोंगरे इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। अक्षय, ये जो अहम बैठक होने वाली है, इस अहम बैठक में अगर ये सफल होती है तो बहुत अच्छी बात है, कई दोनों देशों को फायदा होगा। लेकिन अगर ये बैठक सफल नहीं होती, सहमति नहीं बनती, तो क्या कुछ असर इसके रहेंगे? कितना नुकसान और फायदा हो सकता है इसका? देखिए, अब डिपेंड करता है कि हम किसके नुकसान की बात कर रहे हैं। दो साइड्स है यहाँ पर। तो सबसे पहले अगर वो 5 शर्तों की बात की जाए जो व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने रखी है, तो एक बड़ा सवाल ये है कि शर्तें हालांकि उन्होंने रखी है, लेकिन उन शर्तों को इन्फोर्स कौन कराएगा? क्योंकि आप शर्त रख सकते हैं, लेकिन वो शर्त मानने के लिए रूस तो पहली साफ तौर पे तैयार नहीं होगा। रही बात यूएस की, तो यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने आज जो बयान दिया है उससे उलट बयान 2 दिन पहले दिया था। ये कहा था कि ज़ेलेंस्की से उनकी कई बार मीटिंग हो चुकी है, लेकिन उनका कोई परिणाम आया नहीं है, तो इस बार वो मीटिंग पुतिन से रखने जा रहे हैं ताकि कुछ सोल्यूशन निकले। फिर थोड़ा प्रेशर यूरोपियन यूनियन की तरफ से बनाया गया, तो उन्होंने फिर आखिर उनसे बात की और कहा कि दोनों तरफ से कुछ ना कुछ कंसेशंस रखे जाएंगे। हालांकि अगर सिचुएशन की बात की जाए कृतिका, तो जैसी सिचुएशन पहले थी अभी भी वैसी बनी हुई है। इसमें बस ये है कि रूस का पलड़ा थोड़ा सा भारी हुआ है, क्योंकि रूस ने यूक्रेन की कुछ टेरिटरीज पे कब्जा किया है। डोनबास रीजन की बात की जाए, क्रीमिया तो वो पहले ही एनेक्स कर चुका है। ज़पोरिज़िया हो, लुहांस्क हो, डोनेत्स्क हो, ये सभी रीजन अब मोटे तौर पर रूस के कंट्रोल में है। और रूस की पहले से इसका मानना रहा है कि वहाँ इन इलाकों में रूसी बोलने वाले लोग ज्यादा रहते हैं, वो रूस के साथ आना चाहते हैं, तो उनको आजादी दी जानी चाहिए, लेकिन यूक्रेन इससे राजी नहीं था। और अब सिचुएशन इस तरह से है कि रूस की फौजें वहां पर बैठी हुई है। पहले डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा था कि जमीन कुछ दी जाएगी रूस को, टेरिटोरियल स्वैप्स होंगे, यानी कि अपनी अपनी जमीन का थोड़ा थोड़ा हिस्सा एक दूसरे में एक्सचेंज किया जाएगा। लेकिन रशिया के पास ऐसी जमीन नहीं है जिसके ऊपर यूक्रेन का कोई भी क्लेम हो। तो ऐसे में जिन इलाकों में रूस की सेना बैठी हुई है, उनमें से कुछ इलाकों से वो हट सकती है और कुछ इलाके रूस के पास रह सकते हैं। लेकिन इस बात से भी यूक्रेन के प्रेसिडेंट राजी नहीं है। और अगर वो राजी नहीं होते हैं, पुतिन किसी भी तरह से ट्रंप के साथ डील बना लेते हैं, तो कोई तरीका नहीं है यूक्रेन के पास उसको इन्फोर्स करने का, क्योंकि उनकी सबसे बड़ी जो ताकत रहेगी यूएस, वही अगर ऑन बोर्ड पुतिन के साथ आ जाता है, बिजनेस डील उनकी कोई हो जाती है, तो जो भी 5 शर्तें हैं वे सभी बेमानी है, उनका कोई मतलब रह नहीं जाएगा। तो पहली चीज ये। और अगर कॉन्सिक्वेंसेस की बात की जाए, तो सारे तौर पर अगर अब इनकी बैठक सफल नहीं होती है, तो डोनाल्ड ट्रंप और सैंक्शंस लगाएंगे। कोई युद्ध नहीं छेड़ा जा सकता। आप याद करेंगे, रूस वो देश है जिसके पास दुनिया के परमाणु बमों का सबसे बड़ा जखीरा है। वो अकेला दुनिया को 2 से 3 बार तबाह कर सकता है, पूरी दुनिया की अगर बात की जाए। तो ऐसे में इतनी बड़ी न्यूक्लियर पावर के साथ कोई जंग का ऑप्शन नहीं है, या फिर वो यूएस हो या यूरोपियन यूनियन या यूक्रेन, तो वो ऑप्शन तो सीधे सीधे खारिज हो जाता है। लेकिन प्रेशर बनाया जाएगा, इकोनॉमिक सैंक्शन लगाए जाएंगे, पॉलिटिकल आइसोलेशन किया जाएगा। यही ऑप्शन कुछ अमेरिका के पास बचते हैं, जिससे वो लागू करने से भी बचने की कोशिश काफी दिनों से डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। इसके साथ ही अक्षय, अगर हम देखें तो युद्ध विराम को लेकर यूक्रेन की तरफ से भी कुछ शर्तें रख दी गई हैं। हालांकि सुरक्षा की गारंटी तो वो शुरुआत से ही मांग कर रहा है, लेकिन अब ये टोटल अगर हम देखें तो 5 शर्तें रखी गई हैं। क्या इन 5 शर्तों को रूस कभी मानेगा? देखिए, हम जानते हैं कि रूस कभी अगर इन शर्तों को मानता होता तो जंग होती ही नहीं। बिल्कुल। रूस का भी एक स्ट्रॉन्ग क्लेम है कि डोनबास रीजन के लोग रूस के साथ आना चाहते हैं, एनेक्स होना चाहते हैं। जो क्रीमिया पे भी कब्जा हुआ, तो वहां पर एक जनमत संग्रह कराया गया जिसमें 99% लोगों ने रूस के साथ आने को लेकर वोट किया। वो उसकी पारदर्शिता को लेकर सवाल हालांकि पूछे जा सकते हैं, लेकिन जो प्रोसेस किया गया उसमें 99% तकरीबन वोट रूस के साथ आने को लेकर थे। तो इस बात को लेकर रशिया क्लेम करता रहा है कि ये उन्हीं का रीजन है और गलती से एक हिस्टोरिक भूल हुई है ये यूक्रेन को देना, ये क्षेत्र, जब सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन हुआ था। तो जो शर्तें रखी गई है उनमें से मेरे को लगता नहीं है कि एक भी शर्त मानने को रूस तैयार होगा। और ऐसे में अगर डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर अब सारे का सारा दारोमदार है कि कितनी शर्तों को वो रशिया की मानते हैं और कितनी शर्तों को यूक्रेन की मानते हैं, क्योंकि दोनों देश तो आपस में बात करने को राजी है नहीं। और ऐसे में तीसरी मीटिंग तभी होगी जब इनमें से कोई एक तरह से बीच रास्ते में दोनों आने, मतलब एक तरह से मिडिल ग्राउंड दोनों देश ढूंढने की कोशिश करे। तो उसका दारोमदार भी अब व्लादिमीर पुतिन के ऊपर है और डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर है, क्योंकि पहली मीटिंग इन दोनों नेताओं के बीच में ही रहेगी जिसमें व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को बुलाया नहीं गया है।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अक्षय तमाम जानकारी साझा करने के लिए। आप इस खबर पर अपनी नजर लगातार बनाए रखिएगा, इस बैठक पर अपनी नजर रखिएगा। लेकिन इसके साथ ही न्यूज पंच में इस वक्त एक बड़ी खबर का सीधा रुख कर लेते हैं, जहां आपको बता दें कि दिल्ली में आवारा कुत्तों से जुड़े मामले पर सुप्रीम कोर्ट में अब अहम सुनवाई शुरू हो चुकी है, जहां सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा है कि स्ट्रीट डॉग्स को शहर से हटाने की तैयारी, और जहां बच्चों पर हमले के जो वीडियो सामने आए वो भी काफी भयावह है अपने आप में। तो इस वक्त तुषार मेहता ने अपनी दलीलें रखना इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में शुरू कर दिया है, जहां आपको बता दें कि बच्चों पर कुत्तों के हमले के कई सारे जो वीडियो सामने आए हैं, जो हम भी देखते हैं सोशल मीडिया पर, और वो काफ़ी वायरल भी हो रहे हैं, वो काफ़ी भयावह हैं। WHO के आंकड़ों के मुताबिक अगर हम देखें तो रेबीज़ के मामले जो हैं वो भी लगातार बढ़े हैं। WHO के आंकड़ों के मुताबिक रेबीज़ के जो मामले हैं हर साल बढ़ते हुए नजर आए हैं, और स्ट्रीट डॉग्स को शहर से हटाने की बात हो रही है। तो सीधे तौर पर अभी ये सुनवाई इस वक्त चल रही है, हालांकि इसमें देखना होगा कि सुनवाई में क्या कुछ निकल कर सामने आता है। फिलहाल कपिल सिब्बल की तरफ से भी अलग बात कही गई है। तो दिल्ली में आवारा कुत्तों से जुड़े इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई इस वक्त शुरू हो चुकी है, और आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच इस वक्त इस पूरे मामले को लेकर अपनी सुनवाई कर रही है, जहां सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अपनी दलीलें रखना भी शुरू कर दिया है, और दलील रखते हुए उन्होंने कई सारी बातों का जिक्र किया है। और इसी के साथ फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको दिखाते हैं एक वीडियो, जिस वीडियो के माध्यम से आप समझेंगे कि पूरे देश में इस वक्त हर घर तिरंगा अभियान किस तरीके से चलाया जा रहा है और युवाओं में कितना जोश है। तो जाते जाते देखिए आप ये वीडियो। इसी के साथ मुझे और हमारी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।